नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आज से हम लोग सिलेबस पढ़ने के बाद विधिवत चैप्टर वाइज क्लास शुरू करते हैं। हम YouTube के विद्यार्थी को पहले ही ये प्रॉमिस किए हैं कि ब्रह्मांड तक जो है, जब तक ये हम PPT पर पढ़ा रहे हैं तब तक आपको जो मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ वही आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो ब्रह्मांड तक आपको मटेरियल मिलते रहेगा, मेरा वीडियो भी आपको मिलते रहेगा। और उससे आगे अगर आपको ये कोर्स पसंद आए तो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, विश्वास लर्निंग में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ एडमिशन करा सकते हैं, नहीं तो IAS गुरु तोमर सर में। चलिए अब हम लोग क्लास के हिसाब से बात करें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो ये अपना पहला लेक्चर है आज का, और ये फिजिकल ज्योग्राफी का पहला है। पिछले क्लास में टोटल आपको बताए हुए हैं। सबसे पहले भूगोल एक विषय के रूप में तो हमको एक इंट्रोडक्शन पहले समझना है कि मानव के द्वारा जब से प्राकृतिक दृश्य को समझने और दूसरों को समझाने का कार्य किया गया है, तभी से भूगोल विषय का प्रारंभ माना जा सकता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भूगोल कितना प्राचीन है, तो उसका जवाब यही है कि हम लोग इंसान जब से नेचुरल जो भी चीज है उसको हम समझने या दूसरे को समझाने का काम किए हैं। जैसे अगर आप अभी छोटा सा व्यवहारिक रूप लीजिएगा, बारिश का ही कारण किसी को समझाना चाहते हैं, अहमदाबाद में 10 जून से बारिश होगी, तो जहां से आप समझाने लगे समझ लेना है कि ज्योग्राफी की शुरुआत हो गई। क्योंकि आप से जैसे ही वो अगला काउंटर क्वेश्चन करेगा कि 10 जून ही क्यों, फिर आप उसको सारा तंत्र समझाने लगेंगे। तो हम जब से प्राकृतिक दृश्यों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, वहां से समझना है कि भूगोल शुरू है। भौगोलिक व्याख्या में योगदान देने वाले देश, ऐसे तो किसी भी देश को आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनका योगदान नहीं है, लेकिन ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में कौन कौन सा देश कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसमें भारत है, ग्रीस है, रोम है, चीन है, अरब है और वेस्टर्न यूरोपीय कंट्री है। अब इनमें से भारत, ग्रीस, रोम, अरेबियन और पश्चिम यूरोपीय देश के जो भी लोगों ने, जो ज्योग्राफर थे और उन्होंने भूगोल के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर ठीक वही है जो हम लोग भारत के इतिहास में पहला चैप्टर प्राचीन भारत में सोर्स पढ़ते हैं, स्रोत। मतलब ये बेस है, इसी के आधार पर आपको आगे के भूगोल की व्याख्या जो है वो समझ में आएगी। तो आइए अब हम लोग देखें सबसे पहले भारत का योगदान क्या है। तो भारत में सबसे पुराना जो हमारा धर्म ग्रंथ है वो है वेद। और आप जान रहे हैं कि इंसान जब से इस प्राकृतिक दृश्यों को समझ रहा है या वो समझना चाहता है, तभी से वो भूगोल को जो है अध्ययन करना शुरू किया। तो जब हम वेद लिख रहे थे, तो वेद लिखते समय भी हमारे मन में ये विचार आया कि कुछ सृष्टि कैसे बना, ये संसार, यूनिवर्स कैसे बना। आकाशीय पिंड, हम जो आकाश में देखते हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, जो भी उस समय समझ पा रहे थे, हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है कि चपटी है, सूर्य की गति, क्योंकि शुरू में ये लगा कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है,
बाद में पता चला कि नहीं, पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है। चंद्रमा की कला देख लीजिए, कितना आपको जो है समझ में आ रहा होगा, पिछला ही आप पढ़े हैं साइंस में कि पहले ब्लैक अमावस्या, धीरे 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 जो चांद का पूर्णिमा का दिन आता है उसको हम कहते हैं कला। पृथ्वी के पर्वत, नदी, जंगल, इन सब के बारे में मनुष्य के मन में जो भी जिज्ञासा था, वह जिज्ञासा वेद के अंदर लिखा गया और उसका जो है हम लोग आज अध्ययन करते हैं। वेद के से हम लोग जितना समझ सकें हमारे ऊपर है, हम उतना ज्यादा ज्योग्राफी के बारे में क्लियरिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत में वेद की रचना न केवल धार्मिक चीजों के लिए हुई है, बल्कि वेद का अध्ययन करके हम भारत ही नहीं, एस्ट्रोनॉमी, भारत के बारे में तो जान ही सकते हैं, खगोलीय विज्ञान, इसमें इतिहास भी है। जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहां उस समय का समाज, उस समय की अर्थव्यवस्था, इन सब चीजों की जानकारी हमको एक वेद के पढ़ने से होता है। अब आइए वेद से आगे बढ़ें तो महाकाव्य काल, एपिक, जिस समय आप कोई रचना कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो जब आप कविता के रूप में लिखेंगे तो जब 10,000 से ज्यादा श्लोक किसी में पार हो जाइएगा तो उस ग्रंथ को कहा जाता है महाकाव्य। महाकाव्य के लिए मिनिमम 10,000 श्लोक का होना जरूरी है। तो इसीलिए रामायण और महाभारत भी है महाकाव्य, क्योंकि उसमें तो 1,00,000 श्लोक है। इसीलिए लिखा कि आप ये सोचिए, पूरा रामायण को पढ़ने से आप अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक कौन सा रास्ता था और कहां कौन कौन जंगल है, कहां कौन से प्रकार के लोग रहते थे, आप सबकी जानकारी ले सकते हैं। भगवान राम नदी पार किए, वो नदी कौन सा था? नदी को पार करने में केवट का सहारा लेना पड़ा, इसका मतलब नदी गहरी थी। जंगल के किनारे जाकर के रहे तो सबरी के हाथ से बैर खाए। तो जैसे जैसे भगवान भ्रमण करते चले गए हैं, वैसे वैसे जो है हमको रामायण में भौगोलिक विवरण मिलता है, महाभारत में भी मिलता है। महाभारत तो और त्रेता युग का काल था रामायण का, ये तो द्वापर है, तो उसमें तो आदमी और ज्यादा एडवांस हो गया होगा। तो आप क्या देख रहे हैं? गांधारी, इसका मतलब गांधार नरेश, इसका मतलब गांधार का कोई राज्य था। महाभारत को पढ़ते ही आपके दिमाग में आएगा, मान लीजिए रामायण पढ़ रहे हैं कैकेयी, तो उनका नाम नहीं है, वो कैकेय प्रदेश की हैं, इसीलिए उनको कहा गया कैकेयी। कौशल की हैं, राम की मां, इसीलिए हैं कौशल्या। तो क्या देख रहे हैं आप कि ऐसे करके हम रामायण और महाभारत को पढ़ करके हम कई सारे भौगोलिक जानकारी ले सकते हैं। हमारे ऊपर है कि हम कितनी जानकारी ले पाते हैं। अब आगे बढ़िए। अब जब उपनिषद और पुराण लिखा गया, तो पुराण तो और गुप्त काल में इसकी रचना हुई है, तो यहां तक आते आते हमारा भौगोलिक ज्ञान और कितना बढ़ गया। हम भले पुराण में, शिव पुराण में शिव भगवान के बारे में लिखेंगे, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान के बारे में लिखेंगे, लेकिन आखिर उनका वार्तालाप किसी को बताएंगे, किसी को आशीर्वाद देने आए हैं, तो कोई तो जगह होगा जहां नाम बताइएगा, उसके आधार पर जो है आपको ज्योग्राफी पता चलेगा। तो हमारा वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, इन सबों का अध्ययन करने से हमको कई भौगोलिक ज्ञान प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ, इसमें तो लाइन ही शुरुआत होता है भूगोल से। जैसे आप अगर महावग किताब को खोलेंगे और उसका पहला चैप्टर है महाखंडक, पहला भाग, और उसका पहला चैप्टर है बोधि कथा, जैसे ही खोलेंगे
तो पहला लाइन वहां लिखा होगा एकं समयं भगवा विहरति। एक समय में भगवान विहार कर रहे थे, कहाँ? निरंजना नद्या तीरे, निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नदी को कहते हैं। बोधि रुक्ष मूले, बोधि वृक्ष के नीचे, पठमा भी संबुद्धो, पहला ज्ञान को प्राप्त करके, पूर्व वेलायन, कहाँ? बोध गया में। ये लाइन को पढ़ते ही आप कह देंगे कि उस समय बोध गया में, यानी गया में निरंजना नदी बहती थी, क्योंकि भगवान बुद्ध उसके किनारे बोधि वृक्ष के नीचे विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। तो पाली का किताब जो है बौद्ध ग्रंथ, वो तो कितने माने की शुरुआत ही होता है कि भगवान बुद्ध यहाँ और यहाँ पर ठहरे थे, उसके बाद कोई कहानी शुरू होगा। उसके बाद ही कहेगा कि अथखो भगवा रत्ती यंग पठमंग यामंग, उसके बाद भगवान रात्रि के प्रथम पहर में पटिस समुपादस्य मनसा काशी, अनुलोम नयन च पटिलोम नयन च, प्रतिस समुत्पाद का मनन करते हैं अनुलोम के अनुसार और प्रतिलोम के अनुसार। यानी अब भगवान बुद्ध जो कर रहे हैं उसका वर्णन है, लेकिन पहला लाइन क्या है कि भगवान बुद्ध निरंजना नदी के किनारे उर्वेला में विहार कर रहे हैं। आपको देख लीजिए कि किस किस की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ तो और आगे है। आप जरा सोचिए, हमेशा पाली बोलेंगे आप डिप्रेस हो जाएंगे कि क्या हो गया, तो कुछ हिंदी भी सुनिए। अब आप अजात शत्रु के बारे में जानना चाहते हैं, दीघ निकाय का सामय फल सूत्र, उस शुरुआते होता है एवं में सुत्तंग, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। अब अगला लाइन, एक समय में मगध राज वैदेही पुत्र अजात शत्रु अपने राजा मात्यों से घिरे हुए पूर्णिमा की उस रात को दूध से नहाए हुए राजमहल के छत पर बैठे थे। कितना इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है इतिहास का कि मगध का राजा अजात शत्रु था, नहीं तो भगवान बुद्ध जी के किताब में क्यों कहा गया अजात शत्रु का पिता? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दो ही बात, या तो समाज में माता का नाम रखने का परंपरा था, या तो अजात शत्रु का कोई सौतेला भाई, तभी माँ का नाम आया वैदेही पुत्र, मिथिला के विदेह की बेटी जो उसकी माँ थी। कहीं न कहीं मंत्री पद हुआ करता था, लंबा मिनिस्टर था, क्योंकि क्या कहा गया, अपने राजा मातियों से घिरे हुए। मंत्री के लिए समय नहीं था, रात को दूध से नहाए हुए राजमहल के छत पर बैठे हुए थे और अब विचार विमर्श हो रहा है, यानी रात को भी सभा लगती थी। तो ये जो है बौद्ध ग्रंथ, इसमें तो हमको पर्वत, नदी, जंगल, इन सब की जानकारी जो है मिलती है। अब आइए ग्रंथ से बाहर निकलिए और अब देखें कोई हिस्टोरिकल पर्सन जिसने भूगोल पर कोई काम किया। तो 5th सेंचुरी एडी में, ये शब्द पकड़ना है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, ये है आर्यभट्ट। उन्होंने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम है आर्यभट्टीय, और उसमें उन्होंने पृथ्वी के पेरीमीटर ऑफ अर्थ की जानकारी दी। मतलब उन्होंने ही सबसे पहले हमको बताया कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। सिंपल है, त्रिज्या निकाले होंगे, 2πr कर दिए होंगे, इसलिए कि पाई बराबर 22/7 सबसे पहले आर्यभट्ट ही विश्व को बताया है। तो जब वो पाई का मान दे दिए तो फिर तो बचता ही नहीं कुछ, तब तो फिर समझ लेना है कि 2πr भी दिए हैं, अब πr² भी दिए हैं। इस आधार पर वो हमारे पृथ्वी के पेरीमीटर को बता दिया। तो क्या देख रहे हैं आप कि 5th सेंचुरी एडी में आर्यभट्ट जो है वो अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में जो लिखे हैं उस पर भी हमको ज्योग्राफिकल जानकारी मिलती है, और ऐसा बहुत कम मौका मिलता है। एक बार दर्शन कर लीजिए, ये है द आर्यभट्टीय ऑफ आर्यभट्टा। हालांकि इसको लिखे हैं वॉल्टर यूजीन क्लार्क,
मतलब उस किताब का कंपाइलेशन अंग्रेजी में जो है वो किया गया है। ओरिजिनल किताब जो है वो टोटली उपलब्ध नहीं है। अब आइए, उसके बाद 12वीं शताब्दी में आए भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने जो किताब लिखा है ये देखिए, सिद्धांत शिरोमणि उस किताब का नाम है। इसमें भास्कराचार्य ने न्यूटन के पहले बता दिया था कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, बिना माथा सेब गिरे। उसको तो सेब गिरा तो पता चला, उसके पहले तो समझ ही नहीं पा रहा था क्या होता है। और अपना भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण का व्याख्या किया, लेकिन उनके किताब को इसलिए नहीं मान्यता मिला कि अंग्रेज लोग ये नहीं समझना है कि उनका किताब खराब था। ये उपनिवेशवादी लोग कुछ तो गलती निकालेंगे, नहीं तो क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, भास्कराचार्य लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उनका सब मोनोपोली टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो किताब लिखे हैं इसमें सीक्वेंस नहीं है, क्रमबद्धता का अभाव है, इसीलिए जो है इस किताब को, इनके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं मान पाएंगे। न्यूटन जो दिया है वही सबसे पहले है। तो 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि किताब में गुरुत्वाकर्षण के बारे में बतलाया गया है। भारत का योगदान तो इतना ज्यादा है कि आप जीवन भर लिखते रह जाएंगे तो नहीं खत्म होगा, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न आया है वो मैक्सिमम यही दो पर आता है, एक आर्यभट्टीय और एक जो है भास्कराचार्य का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। मान लीजिए डायरेक्ट जो है आपको नहीं देगा सवाल, ठीक है ना, देखिए डायरेक्ट सवाल ना दे करके ये ऐसा हो जाएगा जो अभी हम बना रहे हैं सवाल आपके सामने, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एस्ट्रोनॉमिक सवाल है कि साइंस एंड टेक का सवाल है कि ज्योग्राफी का है। आपको कहेंगे कि निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए हम लोग ना वो वाला आदमी नहीं है कि बाहर से कहीं कुछ लिख करके क्वेश्चन अब फिर जा करके लें। आज जो है करीब 3.25 घंटा हमको मिला ऑफिस में खाली बैठने का मौका। तो आपका 7वां का फिजिक्स केमिस्ट्री वाला का 30 प्रश्न जो है उतने देर में तैयार कर दिए, यानी एक टेस्ट हम और आगे बढ़ गए। क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन अपने से फॉर्मेट होना चाहिए आपके दिमाग में कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते। देखिए आपको देते हैं जान करके गलत। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए एकदम आपके सामने, जैसे गुजरात में लाइव ढोकला बनता है वैसे लाइव क्वेश्चन बना के बताते हैं। हमको मूड है दोनों गलत करने का, लेकिन आंसर सी बनवाने का। दूसरा कहेंगे कि भास्कराचार्य ने पृथ्वी की परिधि की माप सर्वप्रथम की थी या किया था। अब चूंकि दो ही स्टेटमेंट है तो कहेंगे उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है ऑब्लिक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगर यहां कह दें सही नहीं है तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। तो होगा 1 और 2 दोनों। अगर कह दें असत्य है तो ये हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगर कह दें असत्य नहीं है तो आंसर हो जाएगा डी,
ना तो एक और ना ही दो। तो जो आप पढ़ते हैं देखिए उसको सामने से आप अपने से प्रश्न बना सकते हैं। और ये क्लास यूट्यूब पर भी जाएगा। इसीलिए हम खुलकर बोलते हैं कि आज का लड़का इसलिए ज़्यादा टेंशन में जी रहा है। भाई हम लोग भी तैयारी करते थे, ऐसा थोड़े था कि आपसे कम विषय हमको पढ़ना होता था। ऐसा तो नहीं था कि हमारे समय आईआर का सवाल नहीं आता था। हम लोग चीज़ों के पहले बेसिक्स को पढ़ते थे और ये सब काम अपने भी कर लेते थे। आपका क्या है कि ये बेसिक्स नहीं पढ़ना है, पहले हमको वो वाला काम करा दीजिए, 50 गो क्वेश्चन, हम बस टिक मारे। तो ये जो चीज है आज देखिए बाजार का डिटोरिएशन जिसको कहते हैं, ऑथेंटिक किताब कोई भी किसी भी प्रकाशन का हो, उससे ज्यादा क्या बिकता है? गाइड नहीं, क्वेश्चन बैंक। आप अभी 100 प्रश्न का 10 गो खाली सेट बना के रख दीजिए बाजार में, कब उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा, पहले वो चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इतना जब आप पढ़ लेंगे, अब जो हम लाइन लिखे थे उस साइंस हो, साइंस टेक हो, भूगोल हो, एस्ट्रोनॉमी हो, जहां चाहेंगे उस लाइन को आप यूज कर लेंगे और वो माना जाएगा कि ये सवाल था। तो चलिए, भारत की भूमिका हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं ग्रीक, कि ग्रीक में जो है, यहां से एकदम आपको याद करना है, थ्योरी से लेके सब। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व शब्द पकड़िए, इसका मतलब क्या हुआ? लगभग 700 बीसी की बात कर रहा है, यानी हमारे यहाँ लगभग उत्तर वैदिक काल चल रहा है। उस समय ग्रीक में कवि हुए थे, ये उनका फोटो है, होमर। कहा जाता था कि इस कवि की कल्पनाशीलता बहुत उस समय के हिसाब से आगे था। तो उन्होंने 2 किताब लिखा है, एक है द इलियड ऑफ होमर और दूसरा है द ओडेसी ऑफ होमर। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रांसलेटेड बाय स्टीफन माइकल। ये ग्रीक के है ना, बीसी में, ये किताब ग्रीक में लिखा गया जाए होगा ना, उसको ये अंग्रेजी में कन्वर्ट किया है जिसका नाम है स्टीफन माइकल। तो इलियड और ओडेसी नामक 2 किताब इन्होंने लिखा है, जिसमें कि ये अपनी कल्पनाशीलता से कई ज्योग्राफिकल नॉलेज लोगों को दिया। कहीं का जलवायु, कहीं का नदी, कहीं का पर्वत, कहीं कुछ और, उसके बारे में जो है इन्होंने दिया है। इसीलिए ये कवि होते हुए यहां एक ज्योग्राफर की श्रेणी में आएंगे। अब आइए, ये नहीं, ये वाला, ये दाढ़ी वाले। मिलेट्स नगर है, एक्चुअली थेल्स नाम का बहुत सारे लोग आए हैं, तो इसीलिए मिलेट्स नगर वाला थेल, अंग्रेजी में कहेगा थेल्स ऑफ मिलेट्स, अंग्रेजी में, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या पड़ जाएगा? थेल्स ऑफ मिलेट्स, ठीक है। तो मिलेट नगर के थेल्स हैं, उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी को बिना मैथमेटिक्स के आप नहीं पढ़ सकते। ज्योग्राफी में गणितीय पक्ष जब तक नहीं आएगा, तब तक ज्योग्राफी यानी विज्ञान की ओर जब तक नहीं जाएगा, तब तक जो है आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो मिलेट्स ने ही सबसे पहले भूगोल के गणितीय पक्ष को उजागर किया। क्या कहेंगे? मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी पर लाइट, ठीक ना। अब आइए, ये जो है भाई साहब, जो ये देख रहे हैं, वो लेकर के किताब लिख रहे हैं, ये है अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर क्या देख रहे हैं? बीसी, यहां भी देखिए बीसी, ये दोनों लगभग लगभग समकालीन ही हैं, ठीक है। ये थोड़े बड़े हैं, 610। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, इस 2 के बारे में जो है अनेक्जिमेंडर ने जो है बतलाया है।
तो पहला कवि, लेकिन बाकी ये दो तो डायरेक्ट ज्योग्राफी के बारे में ही वर्णन किए। अब इसके बाद आते हैं हिकैटियस। ये देखिए, ये है इनका फोटो। ये मिलेट्स, ठीक ना, और अनेक्जिमेंडर के बाद के। तो इन्होंने जो भी पुराना थ्योरी था पृथ्वी के बारे में, अब प्लस ग्रीस से जो नाविक लोग इधर उधर जाया करते थे, उनसे इन्होंने जो कुछ भी सुना, उसके आधार पर ये वर्ल्ड के बारे में बताए कि कहाँ पर जलवायु कैसी है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर क्या है। तो क्या देख रहे हैं? एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेलरमैन एंड एंशिएंट थ्योरी। प्राचीन सिद्धांत और नाविक के विवरण के आधार पर हिकैटियस ने विश्व का वर्णन किया है। अब आइए, अब हेरोडोटस जो है वो तो अपना किशोर कुमार है, गाना भी गाएगा, सिनेमा में भी जाएगा, म्यूजिक भी दे लेगा, चलेगा एक आध गो सिनेमा, लिख भी देगा गाना। तो ये इतिहासों में काम करेगा, फिलोसफी में भी बोल देगा, पॉलिटिकलो साइंस में कुछ बता देगा, चला बना तो जो है भूगोल में भी बोल दिया। तो हेरोडोटस जो है वो क्या देख रहे हैं कि ये काला सागर के तटवर्ती क्षेत्रों, मैप बता ही चुके हैं कि पास में रखना है, एक बार निकालिए मैप। निकालिए यूरोप, ब्लैक सी। तो काला सागर के ब्लैक सी के तटवर्ती क्षेत्रों देख रहे हैं। ग्रीस से जब वो चला, नक्शा ही देख लीजिए आपको दिखेगा। तो ग्रीस से जब वो चला तो क्या देख रहे हैं, जैसे ही वो टर्की की ओर बढ़ेगा उसको काला सागर दिखाई देगा। और बेलारूस, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, टर्की, इन सब जो जो उसके नजदीक नजदीक में है उसके बारे में बताया। और साथ में एशिया माइनर और पर्सिया। अब देखिए जरा, एशिया माइनर किसको कहते हैं? मैप निकालिए एशिया का, वेस्टर्न एशिया वाला निकालिएगा। इसको कई लोग एशिया बच्चा बोल देता है, बच्चा उच्चा नहीं है ये, वो अपने आप में एक छोटा एशिया है। सऊदी अरबिया के आसपास का जगह निकालिएगा, ठीक न। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, टर्की, इराक, ये जो है इस इलाके को, ईरान में नहीं घुसना है, ठीक है, इस इलाके को हम लोग कहते हैं एशिया माइनर। तो क्या देख रहे हैं, हेरोडोटस काला सागर का तटवर्ती क्षेत्र तो उसके रेंज में ही था, ग्रीक के बगल में है। उसके अलावा ये जो एशिया माइनर जितना बोले ये, और साथ में पर्सिया, ठीक ना। पर्सिया का मतलब ईरान। ये कुछ नहीं किया है हेरोडोटस। ये देखिए, ये ऐसे हेरोडोटस ऐसे अपने ग्रीक से ऊपर गया, काला सागर के ऊपर ऊपर, यहाँ कैस्पियन सागर से मुड़ा, नीचे आ गया पर्सिया, पर्सिया से फिर वो इराक, जितना एशिया माइनर, ओमान, यमन कंट्री बताए उसमें नहीं था, क्या कहते हैं, इजराइल। अरे ऐसा देश थोड़े होगा। तो वो पूरा घूमते हुए वापस जो है आ गया। आने के बाद इतने बड़े एरिया के बारे में जो है वो बैठ करके अपनी किताब हिस्टोरिका में लिखा है, ठीक है। तो आपसे परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि हिस्टोरिका का लेखक कौन है, ठीक ना। आपसे परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि हिस्टोरिका में किन किन क्षेत्रों का वर्णन है।
तो एशिया माइनर, गल्फ ऑफ पर्सिया और ब्लैक सी के कोस्टल एरिया का वर्णन है। यही चीज थोड़ा सा चेंज इतिहासों में पढ़ेंगे, जब आप इतिहास का सोर्स पढ़िएगा। अब आइए, अब आया हिप्पोक्रेटस। ये है हिप्पोक्रेटस, ये ठीक है। तो हिप्पोक्रेटस जो है वो क्या हमको बताया कि ह्यूमन के डेवलपमेंट पर नेचुरल इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ता है। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं विश्व के क्लाइमेटिक रीजन, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, विषुवत रेखा यानी विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र में रहने वाले लोग, उसमें से खास करके क्लासिकल ट्राइब्स जो पिग्मी है, वो छोटे कद के होते हैं। तो छोटे कद के क्यों होते हैं, तो वही विषुवत रेखीय पर्यावरण का ह्यूमन के डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो मानव विकास पर प्राकृतिक, आप पहाड़ पर अगर जन्म लीजिए और वहां रहिए, आपको जो आपका जो कदकाठी होगा, समुद्र के किनारे जन्म लीजिए, आपका जो कदकाठी होगा, वो पूरा का पूरा ये बता रहा है। और ये हैं पाइथागोरस, ये भी सकंडे किशोर कुमार हैं। सब कुछ, अरे इनका दूसरा नाम रखना है तो राज कपूर हैं। सब कुछ किए, सिनेमा भी बनाए, डायरेक्टर भी हुए, प्रोड्यूसर भी हुए, और कैमरामैन के भी भूमिका में रहे। तब पाइथागोरस जो है वही सबसे पहले बताए हैं कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, ये वाला घटना जो आया, तो हमको याद आ रहा है छठा सतमा का, मतलब हम नौमा में थे, छठा सतमा के क्लास का क्या कहते हैं स्कूल का कोई परीक्षा था। तो हमारे चचा थे स्कूल में मास्टर, वो कॉपी लेकर आ गए, घर में चेक कर रहे हैं, तब घरे में होता था। तो क्वेश्चन था कि पृथ्वी गोल क्यों, गोल है कैसे। तो पहले होबे करता था कि रे तुम नम्मा में पढ़ता है, लो कॉपी चेक कर दो, गांव गांव का कॉपी चेक कर दो। तो जानते हैं उन लड़का क्या लिखा था, नारंगी भी गोल है, रसगुल्ला भी गोल है, गेंद भी गोल है, 20 गो लिखा है। लिखा इसलिए हे मास्टर साहब ये पृथ्वी भी गोल है। तो उसको नंबर तो 0 देवे किए, हम साथ में क्यों याद रखेगा। उसके बाद लिखे कि जब सब कुछ गोल है, इसलिए हे विद्यार्थी आपका नंबर भी गोल है। उसको 0 नंबर जो है उस पर दिए थे। तो ऐसा पाइथागोरस को मत कर दीजिएगा कि पृथ्वी गोल बताया तो हम उसको नंबर 0 कर दें। तो पाइथागोरस गणित में भी है, ज्योग्राफी में भी आ रहे हैं, आइए फिलॉसफी में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, वेस्टर्न फिलोसफर में। देखिए हम फिलोसफी का नाम लिए तो अंजलि को एकदम अंदर से खुशी हो गया कि अबरी ऑप्शनल यही। अब देखें एरिस्टोटल, ये हैं एरिस्टोटल। ये तो खैर पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी सब जगह इनका जो है पैठ है, ठीक ना, पैठ नहीं कहा जाए घुसपैठ है। देखिए एरिस्टोटल, इन्होंने क्या कहा कि राज्य के गठन पर भौगोलिक प्रभाव और पृथ्वी का आकार गोल बताया। जरा समझिएगा राज्य के गठन पर भौगोलिक प्रभाव क्या होता है। एक बार यूरोप का वो नक्शा निकालिए जिसमें कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों आता है, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों। उज्जवल जो है इकोनॉमिक्स अभी पढ़ के जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मानव श्रम विस्थापित करना चाह रहा है। तो देखिए इंग्लैंड के ऊपर नेपोलियन जैसा आदमी भी कब्जा नहीं कर पाया। देखिए अरिस्टोटल जो बता रहा है, ठीक है, और हिटलर जैसा आदमी भी कब्जा नहीं कर पाया। यूरोप में ऐसा शायद देश बचा होगा कोई जो ये कहे कि नहीं हमारे ऊपर कोई कब्जा नहीं किया है। थोड़े सा पार्ट लेकिन फ्रांस का हिटलर थोड़े दिन के लिए रखिए लिया था अपने पास। ये इंग्लैंडे है
जो कहेगा रसिया ही है तो जापान से हारा ही है। तो इंग्लैंड ही है जो कहता है कि नहीं हमारे ऊपर कोई नहीं आया। देखिए उसका ज्योग्राफी उसको साथ देता है। तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। और जिस समय नेपोलियन का दौर था, वो जमीन पर लड़ाई होती थी। वो पनडुब्बी माने सबमरीन, बड़े बड़े जहाज, इसका कहाँ दौर था। तो इसीलिए वो पार करना इंग्लिश चैनल उतना ही कठिन था जितना कि आज कहा जाए कि चंद्रयान पर जाना, बल्कि अब वो ज्यादा इजी हो गया। तो देखिए कि ये ज्योग्राफी कैसे इंग्लैंड को जो है मजबूत किया। अब फिर देखिए दूसरा ज्योग्राफी दिखाते हैं। मान लिए कि लंबे समय तक उपनिवेश का शिकार रहा अमेरिका, लेकिन ज्योग्राफी कैसे अमेरिका को मदद किया। तो सबसे पहले वो यूरोप का भाग नहीं है, इसलिए वो क्या किया, लंबे समय तक चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय, वो अपना हथियार बेचने पे रहा, लड़ने के पीछे उसका ध्यान नहीं था। वो बम तभी गिराया हिरोशिमा नागासाकी में जब उसके ऊपर कोई हमला किया, और नहीं तो वो तब तक तटस्थ था। तो अगर उसका जमीन यूरोप में आके सटा होता तो उसको भी चिक चिक करना पड़ता रोज। वो अपना अटलांटिक महासागर में इतना दूर पड़ा है कि यहाँ से जब तक हवाई जहाज का नहीं आविष्कार होगा, वो जाके वहां लड़ना थोड़ा कठिन होगा। एक हो गया। दूसरा क्या देख रहे हैं, यूरोप के साथ नहीं था। दूसरा, कितना बड़ा एरिया है जो उसका फर्टाइल है, खेती कर सकते हैं, ठीक ना। जब वो आर्थिक रूप से सशक्त होगा तो पृथ्वी तो गोल है ना, जो जहां खड़ा हो जाए वहीं से बराबर दूरी पर हो जाएगा, इधर और इधर। तो जब वो मजबूत हो जाएगा ना, तो कहेगा अब हम बीच में हैं, इधर वाला इधर से आ जाओ, इधर वाला धंधा करने इधर से आ जाओ। मतलब पूरब वाला इधर से आ जाओ धंधा करने, एकदम पूरब वाला भी इधर से आ जाओ धंधा करने। तो क्या देख रहे हैं कि इसको ज्योग्राफी जो है वो काफी मदद कर रहा है। भारत में लंबे समय तक नॉर्थ के तरफ से हिमालय को पार करके हमला क्यों नहीं कर पाया कोई। कुषाण जो भी है वो घुसने का प्रयास सुलेमान वाला ही और किरथर सुलेमान वाला में से किया है, ई वाला पार्ट से नहीं घुस पाया। ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे कोई। तो यही कहता है कि ज्योग्राफी जो है वो भी राज्य को कई बार मजबूत और कमजोर बनाता है। ठीक है, अब जरा आप एक बार सोच करके देखिए कि ये है आपका राज्य, ठीक है, आपकी राजधानी जो है वो ऐसे 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ हो, यहां हो आपकी राजधानी, ठीक, 5 पहाड़ी से घिरा हुआ। उसके बाद आपके राज्य से इतनी विशाल नदियां बहती हो, नदी गंगा, जिसके कारण आपके राज्य में खेती बाड़ी बहुत मजबूत हो। आपके राज्य के पीछे छोटा नागपुर का पठार हो, जिसको उस समय पार करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, तो सुरक्षित हो गए। अब प्लस उस समय का यूरेनियम हो गया, लोहा, जो छोटा नागपुर के पहाड़ी में है। तो आप जो लोहा का औजार बनाएंगे, बाकी देश बाकी राज्य का क्या हाल करेंगे। इसलिए मगध जो है उस समय भौगोलिक कारण था जिससे कि वो शक्तिशाली हो गया। ठीक है, ये जो राजगीर के बाद ये दूसरी राजधानी बनाएगा पटना, क्या देख रहे हैं, सोन, पुनपुन, गंगा, ऐसे 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। खाली बस ऐसे जो है ऐसे घेर देना है, ये क्या हो जाएगा, जल दुर्ग, वाटर फोर्ट। तो और एकमात्र इधर अंग था जिसको कि ये मारपीट के अपने हम कर लिया। तो इस तरफ अब खाली जंगल ही जंगल है, पूरब से आक्रमण कौन करेगा। इसीलिए अशोक जो है इस कलिंग को जीता, क्योंकि यही एगो बचता था जो कि इधर घुसेगा। और भी कारण था, लेकिन हम अभी चूंकि ज्योग्राफिकल कारण बता रहे हैं, इसीलिए आपको ये समझा रहे हैं। तो क्या देखे कि एरिस्टोटल ये बताता है कि स्टेट का जो है इस्टेब्लिशमेंट, उसमें ज्योग्राफिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है।
अब आइए, इरेटोस्थनीज, ये इरेटोस्थनीज जो हैं वो सबसे पहले, अब सोचिए पहले क्या करेंगे, तो आर्यभट्टे पृथ्वी का परिधि माप दिया, परिघ जिसको आप गुजराती में कहते हैं, पेरीमीटर। तो अर्थ के पेरीमीटर को मापा, पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी को बतलाया, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और साथ में बताया कि एक लीप ईयर होता है 29 फरवरी, हर 4 साल पर इसको जो है मनाइएगा, अगला साल मना लेंगे। तो ये जो है 2024, 4 से भाग लगेगा। तो एरिटोस्थनीज जो है बताया बहुत कुछ, लेकिन उसमें से ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है, एक है पृथ्वी के परिधि को मापा, एक है पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी को बतलाया, और एक है कि वो लीप ईयर की जानकारी दिया, अधिदिवस। ज्योग्राफी का बेस जो है पढ़ने के बाद जब आप आगे पढ़ते हैं तो समझ में आता है, और ये हम बार बार कह रहे हैं कि YouTube पर रखने का मेरा मूल मकसद यही है कि आजकल के लड़के को एक बार पता चले कि डेप्थ में क्या पढ़ना होता है, किस कारण से मेरिट गिर रहा है, आप पढ़ क्या रहे हैं, केवल क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको आपका बेसिक्स नहीं मालूम है। चलिए अब आगे बढ़ें। पोसिडोनियस, ये है पोसिडोनियस। फिर वही बात, पृथ्वी के परिधि को मापा, एगो नया चीज बता दिया, स्प्रिंग एंड टाइड का अध्ययन किया, भरती यानी ओट, ज्वार और भाटा जो है उसके बारे में बताया था, ठीक है। लेकिन पोसिडोनियस में एक खासियत था कि वो कक्षा में कभी नहीं सोता था, अपने गुरु के बारे के प्रति वो एकदम अवेयर रहता था और एकदम सजग होके पढ़ता था, इसीलिए वो जो है इन सब चीज का अध्ययन कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, पोसिडोनियस बनना है तो कक्षा में नहीं सोना है। ये आपको क्यों बताए, तो कई बार हम ही ने, हर समय लड़का को यही लगता है कि थोड़ा मुड़ी झुका के आंख मना के मार लेंगे, टीचर को कहाँ पता चलेगा। अरे शुरू से बता रहे हैं, कोई भी हो, कल आप मेरे जगह पर आ जाएंगे तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके हेडमास्टर रह चुके हैं, हमको मालूम नहीं कि आप कितना प्रकार का मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने समय में उतना प्रकार के मिस्टेक को खोज चुके हैं, इजाद तो हम ही लोग ने किए हैं। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ लड़का जानकर पिछला सीट पर बैठेगा, थोड़ा मुड़ी झुका के सो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो पता चल जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखें, पोसिडोनियस हो गया। तो इतना जो आप पढ़े ना, ये था ग्रीक लोग जिन्होंने ज्योग्राफी को मजबूती प्रदान करने में अपनी भूमिका अदा की।